टी.एस. ग्रेवाल की बुक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये मैंने आपको गूगल फॉर्म में भी भेजे थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया लिमिटेड हैज़ अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 20%. टू मेंटेन दिस रेशियो एट 25%, मैनेजमेंट में। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जैसा कि मैंने आपको रेशियोज वाले चैप्टर में आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कि आपने जो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी माइनस करनी है और साथ में आपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऑफिस के हैं वो भी माइनस करने हैं। तो वो सब माइनस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो बेटा आपको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना है। 20% से 25% कैसे होगी? जब आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा दोगे। तो वो कैसे बढ़ेगा? या तो आप अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस बढ़ा दो। ठीक है, आपने अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा दिया तो आपका नेचुरल बात है कि आपके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। या आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो, कम कर दो, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या आप एक काम करो, दोनों ही चीज़ों को कर लो, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस कर दो। ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं। तो तीनों सही है का मतलब क्या है? आपका ऑप्शन इसमें आंसर होगा डी। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये एकदम से नहीं सॉल्व होंगे। कभी आप सोचो कि हम इनको ऐसे बैठे बैठे टिक लगा देंगे, बेटा ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा a transaction involving a decrease in debt equity ratio and increase in current ratio is, हाँ जी, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो डेप्ट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज करे और करंट रेशियो को इंक्रीज करे और डेप्ट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज करे। तो बेटा आपको दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो में हमारा क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। और ये रेशियो कैसे डिक्रीज होगी? या तो आपके जो डेप्ट है वो अमाउंट कम हो जाए, डेप्ट का अमाउंट कम हो जाए तो आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। और साथ में करंट रेशियो इंक्रीज कैसे होगी? या तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाए या आपकी एसेट्स बढ़ जाएं, करंट एसेट्स बढ़ जाएं। तो देखें, हम वन बाय वन ट्रांजैक्शंस देखते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा इससे हमारा लॉन्ग टर्म डेट पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन हमारी करंट रेशियो की कोई भी आइटम पर इसका असर नहीं पड़ रहा। हमें ऐसी कोई फिगर देखनी है जिससे हमारी दोनों चीज़ों पर असर पड़ता हो। तो पहला आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश से क्या होगा? हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? डेप्ट बढ़ रहा है। डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेप्ट बढ़ रहा है। डेप्ट बढ़ने से क्या है कि हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश। हाँ जी, इसमें क्या है? आपका प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम कर दिए और उससे कैश चला गया। तो बेटा इससे क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से आपकी इधर से तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी और उधर से आपका कैश कम हो जाएगा। तो इससे क्या, ये भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ हमारा आंसर करेक्ट है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। समझ रहे हैं बेटा कैसे? कि अगर हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर का पार्ट, इक्विटी शेयर्स का पार्ट इंक्रीज हो गया, हमने इक्विटी, क्योंकि हमारी जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है उसमें इक्विटी डेप्ट अपॉन हमें शेयर होल्डर फंड्स करने थे, तो इक्विटी शेयर्स हमारे बढ़ गए, है ना। इक्विटी शेयर बढ़ने से क्या होगा? हमारी जो डिनोमिनेटर बढ़ गए, इसकी वजह से रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। और साथ में कैश बढ़ गया, कैश हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है, तो हमारी करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। ठीक है,
एक सेकेंड, हाँ बोलो। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करंट रेशो इज 2:1 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बुक वैल्यू है जिसकी 40,000 फॉर 36,000 ऑन क्रेडिट, कि इन्होंने फिक्स्ड एसेट सेल की है जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, वो 36,000 रुपये में हमने उधार में बेच दिया। क्रेडिट पर बेचा मतलब अभी हमारे पास कैश नहीं आया। इससे आप बताओ करंट रेशो पर क्या असर होगा। तो देखो बेटा, हमारी करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। इससे ना तो हमारी फिक्स्ड एसेट हमारी डिक्रीज हुई है इस ट्रांजैक्शन में, और साथ में हमारा फिक्स्ड एसेट हमारी डिक्रीज हुई है 40,000 की, लेकिन वो हमारी करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, और वो 36,000 की बिकी है। 4,000 का लॉस होकर 36,000 की बिकी है। तो हमारा यहाँ पर अगर ये हमारे शॉर्ट टर्म अदर करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट्स है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, हमारी जो रेशो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए, कि अगर हमारी 2:1 रेशो है और हमारी रेशो में हमारे डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ने के कारण क्या हमारी रेशो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,20,000, cost of revenue from operation is 10 lakh and inventory turnover ratio is 5 times, then closing inventory will be। बेटा क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसको आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा 2,80,000। तो एक बार हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ जी, देखिए इसके लिए हमने, आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है। तो इसका मतलब क्या हमारा, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू 10 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक। तो बेटा इससे हमारा क्या हुआ, एवरेज स्टॉक क्या आ गया, एवरेज स्टॉक का आंसर आएगा हमारा 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, यह आंसर आएगा हमारा 2 लाख। इसके बाद अब हम एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या है। अगर हमें एवरेज स्टॉक निकालना हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम अगर वैल्यू रखें, पुट करें 2 लाख इज इक्वल टू, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, वो हमारी है 1,20,000 प्लस अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को x मान लें, प्लस x होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या होगा हमारा, 4 लाख इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस x।
तो x इज इक्वल टू, x क्या था हमारा यहाँ पर, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 4 लाख माइनस 1,20,000, तो आंसर हो गया 2,80,000। तो बेटा 2,80,000 इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपके सॉल्विंग वाले होंगे जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको आपकी नॉलेज से आंसर देना। तो बेटा जो टाइम आपका डायरेक्ट वाले आंसर्स हैं उससे जो आंसर टाइम बचेगा वो टाइम आप यहाँ पर इस टाइप के जो सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हैं उनमें यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2,80,000। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज 2.5:1। ठीक है बेटा, एंड इट्स करंट लायबिलिटीज आर 4 लाख, इट्स वर्किंग कैपिटल विल बी। बेटा इसका भी आंसर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि 2.5:1 है और करंट लायबिलिटीज जो है 4 लाख हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो इसके लिए अगेन आपको मैथमेटिकली ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम यहाँ पर, इन्होंने आंसर दे दिया आपको, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना बेटा, अब आपके सामने सॉल्व करके भी दिखाने ज़रूरी है। अब करंट रेशियो है 2.5:1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, और करंट लायबिलिटीज़ आपको गिवन है, कितनी है, 4 लाख। तो बताओ क्या होगा, यानी 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन 4 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स कितनी हो बेटा, 10 लाख। 2.5 में 4 लाख, हाँ जी, हाँ इंटू 4 लाख, तो वो हो गया हमारा 10 लाख। तो बस अब हम वर्किंग कैपिटल आराम से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 10 लाख, हाँ जी, माइनस 4 लाख। 4 लाख आपको करंट लायबिलिटीज तो गिवन ही है, तो इसका आंसर कितना होगा, कितना आंसर होगा बेटा, 6 लाख। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 6 लाख। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म आर ₹26 लाख, करंट एसेट्स आर ₹9 लाख, एंड शेयर होल्डर फंड्स आर, ये आर है बेटा, आर 21,50,000। हाँ जी बताइए क्या होगा इसका आंसर, टोटल डेट्स ऑफ द फर्म, बताओ टोटल डेट्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखो आपको पता है नॉन करंट एसेट्स फर्म की क्या है, 26 लाख, 26 लाख, करंट एसेट्स क्या है, 9 लाख। इसका मतलब क्या है, टोटल एसेट्स कितनी हुई, कितनी हुई बेटा बताओ, नॉन करंट एसेट्स, 35 लाख, हाँ जी 35 लाख, 26 लाख प्लस 9 लाख, तो हो गई हमारी इज इक्वल टू 35 लाख। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे आप नेक्स्ट क्या होगा, अब ये कह रहे हैं कि जितनी टोटल एसेट्स होती हैं उतनी ही टोटल कैपिटल होती है। टोटल कैपिटल कितनी होगी, फिर इसका मतलब अगर टोटल एसेट्स हमारी 35 लाख है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा बताओ, 35 लाख, हाँ जी 35 लाख, टोटल कैपिटल भी हमारी 35 लाख ही होगी। फिर इसके बाद आगे अब ये कह रहे हैं, अब 35 लाख में जो टोटल कैपिटल है वो आपको पता है, हमने उसके अंदर एक तो शेयर होल्डर फंड होते हैं, एक टोटल डेट्स होता है। टोटल डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़।
तो अब आप बता सकते हो टोटल डेट्स कितने होंगे? बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका? 35 लाख माइनस 21 लाख 50,000। ये क्यों माइनस किया? क्योंकि हमारी जो टोटल कैपिटल है वो टोटल कैपिटल मिलकर बनी है शेयर होल्डर फंड्स। अब टोटल कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट्स। आपको पता है ना कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, ये वही चीज़ है। तो टोटल डेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो अब हमारा टोटल डेट्स कितना हुआ? 13,50,000। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 13,50,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही सिंसियर लिमिटेड हैज़ अ प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ 25%। अब बेटा इनमें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी उससे चलेंगे। सिंसियर लिमिटेड हैज़ अ प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ 25%। To maintain this ratio at 30%, management may increase equity, reduce debt, either increase equity or reduce debt या increase current assets। तो बेटा इसमें देखो डी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। समझ रहे हो बेटा? शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट जो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है। तो क्या होगा? इक्विटी बढ़ा दी, इसको अगर हमें 30% पर करना है तो ये इक्विटी बढ़ा दे तो भी हमारा जो है 30% हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिड्यूस डेट रिड्यूस कर दे तो क्या होगा? उससे हमारी इस रेशियो पर फर्क नहीं पड़ेगा। आइदर इंक्रीज इक्विटी और रिड्यूस डेट, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो फर्क पड़ेगा वो किस चीज से पड़ेगा? मैम इंक्रीज इक्विटी। इंक्रीज इक्विटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इक्विटी। चलिए नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल इज ₹7,20,000, ट्रेड पेबल्स आर ₹40,000, अदर करंट लायबिलिटीज आर 2 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। ये तो बहुत इजी है, कर लोगे। क्या आंसर आएगा बताओ इसका? हाँ जी, वर्किंग कैपिटल 7,20,000 है, ट्रेड पेबल दे रखे हैं आपको 40,000, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं 2 लाख। तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई बेटा? 2,40,000। तो अगर मैं यहाँ पर करंट एसेट्स की बात करूँ तो करंट एसेट्स कितनी होंगी बता सकते हो? करंट एसेट्स कितनी होंगी बेटा? आपको अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 7,20,000, इज इक्वल टू करंट एसेट्स नहीं गिवन है तो हम उसकी जगह CA ऐसे ही लिख देते हैं, या फिर मैं यहाँ पर X लिख सकती थी, माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2,40,000 है ना। तो CA इज इक्वल टू कितना होगा? 7,60,000। 9,60,000। 9,60,000 होगा ना बेटा? यस मैम। हाँ जी, तो करंट रेशो क्या होगी? 9,60,000 अपॉन 2,40,000। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बेटा इसका बताओ? 4:1। तो बेटा क्या ये रेशो कैसी मानी जाएगी? आइडियल रेशो क्या होती है हमारी? मैम 2:1। हाँ जी, तो इसमें इस फर्म में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है इसमें? 4:1 होने से फर्म को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेटा इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, लिक्विडिटी तो बढ़ गई है इसकी। बेटा लिक्विडिटी का मतलब होता है टाइम पर पे करने की कैपेसिटी। इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी तो इंक्रीज हो गई है,
लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। इसने करंट एसेट्स में जो फंड्स लगा रखे हैं वो करंट लायबिलिटी से नहीं लगाए। ज़्यादातर फंड्स इसके जो करंट एसेट्स इसके पास इतनी ज़्यादा हैं वो कहाँ से आई? इसका मतलब इसने क्या है, लॉन्ग टर्म फंड से करंट एसेट्स को फाइनेंस किया है, जिसके ऊपर इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो सकता है जो कि आपका ऑब्सोलीट हो सकता है। तो इससे क्या है कि जब करंट रेशो बहुत ज़्यादा होती है तो उससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है, और ये शो करता है कि जो फर्म का जो मैनेजमेंट है वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। हो सकता है डेटर्स इनके बहुत ज़्यादा हो गए हों, इन्होंने ओवर सेलिंग कर दी हो क्रेडिट पर। हो सकता है इन्होंने स्टॉक बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रख रखा हो जो कि ऑब्सोलीट होने का डर है, जिसकी होल्डिंग कॉस्ट लगती है। हो सकता है इन्होंने फंड्स जो हैं लॉन्ग टर्म से बहुत ज़्यादा इन्होंने ले रखे हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें आपने करंट एसेट्स, बेटा करंट एसेट्स हमेशा ध्यान रखो एक आइडल एसेट मानी जाती है। आइडल एसेट की मतलब जब तक कि करंट एसेट कैश में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो हमारे लिए कॉस्टली होती है, उसके ऊपर हमें हमेशा फाइनेंस देना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटीज से फाइनेंस हो रही हैं तो वो हमेशा बेटर मानी जाती है, और इसीलिए इसको हम 2:1 की रेशो को एक बेटर रेशो मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट्स आर ₹10 लाख, इन्वेंट्री आर ₹5 लाख, वर्किंग कैपिटल 6 लाख, कैलकुलेट करंट रेशो। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये देखो मैंने इसमें क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आपको पता है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है इन्होंने? 6 लाख। करंट एसेट्स आपको दे रखे 10 लाख, तो हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई 4 लाख। तो क्या आंसर होगा इसका बेटा? 10 लाख अपॉन 4 लाख, इसका आंसर होगा हमारा 2.5:1। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। इसके बाद विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। बेटा इसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बताया था सॉल्वेंसी रेशोज कौन कौन सी होती हैं। करंट रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो या प्रोप्राइटरी रेशो। बताओ इसमें कौन सी जो रेशो है वो सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? करंट रेशो। ये वैसे हमारी सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट तो होती है, लेकिन ये इसको हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं या हम इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम, अगर इन्होंने सॉल्वेंसी रेशो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो हम इसमें करंट रेशो को ही ऑड वन आउट कर सकते हैं। हालांकि करंट रेशो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी बट इट इज शोइंग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इफ टोटल एसेट्स आर 1,25,000, टोटल डेट्स, external debts are ₹1 lakh and current liabilities are ₹50,000, what will be the debt equity ratio? हाँ जी, बता सकते हो क्या होगी? टोटल एसेट्स अगर आपको दे रखे हैं 1,25,000 हैं, तो बेटा टोटल एसेट्स अगर 1,25,000 हैं तो टोटल कैपिटल भी 1,25,000 होगी। अभी हमने एक और क्वेश्चन में किया था ना, क्या होगी? टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा? 1,25,000। हाँ जी, 1,25,000। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड्स। जब आपको टोटल डेट्स 1 लाख दे रखे हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? अच्छा, करंट लायबिलिटीज एक्सटर्नल डेट्स हैं 1 लाख। रुकिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद। हाँ जी, इसमें देखिए इन्होंने एक्सटर्नल डेट्स देकर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। एक्सटर्नल डेट्स का मतलब हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ बोथ। ठीक है, एक्सटर्नल डेट्स मीन्स करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोथ। तो इसमें इन्होंने जो करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया है, ये एक तरह से कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है। तो हमें इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड्स हो गए आपके 25,000। ठीक है बेटा, शेयर होल्डर फंड्स कितने हो गए हमारे? 25,000। और जब शेयर होल्डर फंड्स 25,000 हो गए, बेटा समझ में आ रहा है कैसे? टोटल डेट्स आपको 1 लाख दे दिए हैं जो कि एक्सटर्नल डेट्स हैं, वो 1 लाख है, तो आपने केवल वही यूज़ करने हैं, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1,25,000 में से जब हमने 1 लाख रुपये माइनस कर दिए तो शेयर होल्डर फंड्स अपने आप 25,000 रुपये आ गए। और आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है? 1 लाख अपॉन 25,000। इसमें नन ऑफ द अबव आंसर आएगा।
क्योंकि 1:1 भी नहीं है, 1:2 भी नहीं है, 25,000 अपॉन 1 लाख यानी 4:1 होनी चाहिए, है ना। सॉरी 1 लाख अपॉन 25,000 4:1 होनी चाहिए, जो कि इसमें आंसर में नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि पेपर में आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स भी दी हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो? पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये तो आप आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्या होगा इसका आंसर बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो जितनी भी टर्नओवर रेशियोज होती हैं वो हमेशा जो है क्या होती हैं, जितने भी रेशियोज में टर्नओवर वर्ड लगा होता है वो सारी रेशियोज जो है हमारी एक्टिविटी रेशियो होती है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी जो है सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट है। इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 7 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6,40,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसमें क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा? हाँ जी बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट, ये बहुत आसान है ये फॉर्मूले याद करने। जो रेशियो कैलकुलेट करनी है उसी को लेकर जितनी भी ये प्रॉफिट रेशियो हैं, जो रेशियो लेनी है उसी रेशियो उसी अमाउंट को लेकर अपॉन में से कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अगर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तीनों रेशियोज ये बहुत आसानी से निकलती हैं। अब आप बता सकते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेटा मैंने जो आपको इसकी वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी उसमें बहुत क्लियर मैंने ये सब चीज़ें समझाई हुई हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करनी है, और इसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट में दे रखी है 7 लाख और कैश में दे रखी है 1 लाख। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई 8 लाख, और 8 लाख में से तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ बताओ बेटा? मैम 1,60,000। हाँ जी 1,60,000। 8 लाख, मैं अब यहाँ पर टाइम लग रहा है ना लिखने में, 8 लाख 1,60,000, सॉरी कितना था 6,40,000 है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,50,000 दे रखा है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 1,60,000। तो बता सकते हो रेशो क्या होगी? तो जीपी रेशो इज कितनी होगी? 1,60,000 अपॉन बताओ कितना? 8 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही अपॉन करना है इनटू 100। बताओ कितना होगा? मैम 20%। हाँ जी 20% इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है? 20%। ठीक है, अच्छा दूसरा दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000। तो ये तो बेटा बहुत ही आसान हो गया। कितना होगा इसका आंसर? ग्रॉस प्रॉफिट सीधा गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको सीधी गिवन है, तो क्या होगा 40,000 अपॉन 1,60,000। तो इसका आंसर क्या होगा? 25,000। यहाँ तो आपको सीधा अपॉन करना है। जीपी इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 1,60,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। तो ये बेटा थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो मैंने इसको सॉल्व ही कर दिया है। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो बेटा यहाँ पर आपको 25% ऑन कॉस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000 दे रखे हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगी, तो देखो इसके लिए हमने लेट कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने कहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो हमने कॉस्ट को ले लिया 100। अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका मतलब उसका 25% होगा 25 रुपीज़, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं, सॉरी, इसी के बेस पर हम कहेंगे अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो इसका मतलब कॉस्ट में हमने प्रॉफिट ऐड करके उसको सामान को बेचा, तो इसका मतलब वो हो गया हमारा 125 रुपये का सामान बिका, यानी हमारी जो सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई 125 रुपये आई। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को हमें परसेंट वालों को ऐसे हम कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। जो परसेंट वाले क्वेश्चन है हम उन्हें कॉस्ट को, जिस भी चीज़ पर आपने परसेंटेज लेनी है उसे 100 मान लें, उसका 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25 हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को मिलाकर ही हम सामान बेचते हैं, तो वो 125 रुपये का बिका। तो अब जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। देखो कॉस्ट इज इक्वल टू 9 लाख, 9 लाख आपको गिवन है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन 125, जो आपकी एज्यूम्ड है, जो एक्चुअल गिवन है उसको लेकर आपने उसको जो एज्यूम्ड है उससे डिवाइड करना है। एक्चुअल आपको गिवन है 9 लाख, एज्यूम्ड है 125, आपने उससे डिवाइड करके जो भी चीज़ आपने निकालनी है वो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे इसमें मैंने कॉस्ट को निकाला, माना है 100, तो और मैं कॉस्ट ही कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, 9 लाख अपॉन 125 इंटू 100। तो बेटा यहाँ पर आपने समझ लो एक तरह से जो लोहे को लोहे से काटना है, इसको हम बोलते हैं लोहे से लोहा काटा, और उसको वेल्ड करना है। तो लोहे से लोहा काटने का मतलब क्या है, आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है, उससे आपने एज्यूम्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड किया, और जो भी चीज़ आपको उससे बनानी थी आपने उस मोल्ड में डालना है। तो कॉस्ट का मोल्ड है 100, तो आपने उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया ये बेटा आंसर आ गया हमारा 7,20,000। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे 7,20,000, तो कॉस्ट हो गई, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन्होंने दे रखे हैं इसमें 90,000, तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आंसर आया मेरा 8,10,000। ये मेरा क्या आंसर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। और बेटा ऑपरेटिंग जो रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दो अलग अलग होती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, इक्वल टू 100 होती हैं, तो इसका आंसर आपका 90% आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें 90%। ये बेटा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, तो इसको आप 2-3 बार समझना कि हमने कैसे किया है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये है हमारा, क्योंकि आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला ही है ये बेटा आपका, तो फॉर्मूले को इस तरीके से पूछ लिया। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये इजी क्वेश्चन है। तो प्रोप्राइटरी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो, इसमें कौन सी रेशो है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पार्ट नहीं होगी? प्रोप्राइटरी रेशो। हाँ जी, प्रोप्राइटरी रेशो हमारी सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में बीच बीच में ट्रिकी भी आएंगे और इजी भी आएंगे, तो आपने क्वेश्चन को पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। आपको शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख, नॉन करंट एसेट्स गिवन है 22 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है 3 लाख, और करंट एसेट्स आपको दे रखे हैं 10 लाख, और आपको चाहिए प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट करनी है। तो देखो टोटल एसेट्स हमारी कितनी हो गई, जैसे मैंने आपको हिंट दे रखा है 22 लाख अपॉन 10 लाख,
32 लाख, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो इक्विटी हमारा टोटल एसेट्स हो गई 22 लाख, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। आपको पता ना एसेट साइड की दो बॉक्स हैं, एक नॉन करंट एसेट्स का और एक करंट एसेट्स का। तो आपने दोनों को ऐड किया तो 32 लाख रुपए हमारी टोटल एसेट्स हो गई और इक्विटी हो गई इसमें 8 लाख। 8 लाख कैसे हुई, शेयर कैपिटल आपको 5 लाख गिवन है और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आपको 3 लाख गिवन है क्वेश्चन में, ये दिख रहे हैं ना आपको, 3 लाख रुपए के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस गिवन है और इधर से ये 5 लाख रुपए के आपको शेयर कैपिटल गिवन है। तो टोटल आपकी हो गई 8 लाख रुपए की इक्विटी हो गई, बस आपने अपॉन किया तो आंसर क्या होगा इसका, 8 लाख अपॉन 32 लाख यानी कि 25%। ठीक है, इसके बाद 2 बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी। जो भी टर्नओवर रेशियोज होती हैं बेटा, मैंने आपको बताया था वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताती हैं। टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज जितनी भी हैं वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताती हैं। तो इसका आंसर होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दोनों जो है हमारी एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 22nd क्वेश्चन है, अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एन इंक्रीज इन करंट रेशियो बट नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इफ करंट रेशियो वाज 2:1। बेटा इसमें हमारा जो आंसर है ना वो करंट रेशियो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी करंट रेशियो 1:1 है तो आंसर डिफरेंट होगा, अगर हमारी करंट रेशियो 1:2 होती तो आंसर डिफरेंट होता। यहाँ पर करंट रेशियो अगर 2:1 है तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिससे करंट रेशियो तो बढ़ जाए लेकिन वर्किंग कैपिटल ना बढ़े, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो आपने देखो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, इधर से करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो इससे तो क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि इधर से करंट एसेट्स भी बढ़ रही हैं और इधर से करंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेमेंट टू अ ट्रेड क्रेडिटर्स। अगर आप ट्रेड क्रेडिटर्स को पे कर देते हो तो आपकी करंट रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी और वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज साथ साथ एक अमाउंट से बढ़ेंगी। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व डिक्रीज इन करंट रेशो एंड इंक्रीज इन करंट रेशो एंड इंक्रीज इन क्विक रेशो। तो से ऐसा कोई आपने देखना है कि जो आपका स्टॉक पर असर करता हो। तो देखो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर कैश, इसका तो हमारी रेशो में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, डी पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो जो नॉन करंट है उसमें तो से तो कोई आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। तो बेटा जो आंसर है ना हमें इस मेथड से भी देने होते हैं कि क्या नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर हो सकता है ए या बी। तो अब हम देखते हैं अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश खरीदा तो क्या होगा, हमारी करंट एसेट वही की वही रहेगी, तो डिक्रीज़ तो होगी नहीं, है ना। तो डिक्रीज़ होनी चाहिए, हमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन देखनी है जिससे हमारी करंट रेशो डिक्रीज़ हो जाए। तो उसका आंसर है सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट लॉस। तो हमारा इस करंट रेशो में क्या होगा, हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और कैश स्टॉक घटेगा, कैश बढ़ेगा, लेकिन लॉस पर बेच रहे हैं तो कैश कम बढ़ पाएगा, जिसकी वजह से हमारी करंट रेशो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारी क्विक रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। A transaction involving increase in both current ratio and quick ratio, sale of non-current assets for cash। हाँ जी, जो दोनों में इंक्रीज हो जाए तो कैश, क्योंकि दोनों का पार्ट है, कैश दोनों ही रेशो का पार्ट है, इसलिए करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों इंक्रीज हो जाए, ऐसी रेशियो है डी। इसका आंसर होगा डी। नेम द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल डेट्स। बेटा शेयर होल्डर फंड एंड टोटल डेट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल डेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं और इसको वैसे हम टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ही हमारी टोटल एसेट्स होती हैं, लेकिन अगर हमारा वो फोर्थ वाला बॉक्स भी इन्वॉल्व हो जाए तब वो टोटल एसेट्स बनती हैं। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने 25th में फॉर्मूला किया, उसके अकॉर्डिंगली नॉन करंट लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है वो सेम वही हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया हमारा।
हाँ जी, इसके बाद करंट रेशियो ऑफ विदुर इज 3:2, अकाउंटेंट वांट टू मेंटेन इट एट 2:1, तो कौन सा आंसर होगा? ओनली वन इज करेक्ट। ही कैन रीपे बिल पेबल, अगर वो बिल पेबल पे कर दे तो क्या होगा? उसकी करंट रेशियो तो जो 3:2 थी वो 2:1 हो जाएगी। यानी हमें ऐसी कोई ट्रांजेक्शन देखनी है जिससे हमारी करंट एसेट्स भी घट जाएं और करंट लायबिलिटीज़ भी घट जाएं, तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन है वो ए है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने आपको इस क्लास में रेशो वाले चैप्टर के काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस करवाए हैं जो मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक में से लिए थे, और बाकी मैंने कुछ इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व किए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस अपनी जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है और जो सैम्पल पेपर है, जो प्रैक्टिस पेपर है डिपार्टमेंट के, उनमें से आप इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो तो वो मुझसे ग्रुप पर पूछ लेना। हाँ जी।